सर जल का तो अभय कुमार जी है अब तो। नहीं हाँ जल संसाधन उनको मिल गया नई वाली लिस्ट में। पीएचडी जो है हाँ, हाँ। समीर शर्मा जी के पास। नहीं सर अभी जो लेटेस्ट लिस्ट आई है उसमें पीएचडी समीर शर्मा जी के पास। नहीं हो गया कोशिश कर सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डीबीएमएस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आप क्या क्या चीजें मानते हैं, या हम कहें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स, मेन पार्ट्स क्या क्या होंगे? डेटा, ठीक बात है। डेटा टाइप, डेटा टाइप, सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ प्रोग्राम जो कि डेटा को मैनिपुलेट करे, सेट ऑफ प्रोग्राम, और तीसरी चीज है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है देवेंद्र जी, तीन चीजें हैं जिनको मिलाकर हम डीबीएमएस बोलते हैं। सामान्यतया जब हम डीबीएमएस की बात करते हैं तो कुछ जगह पर हम केवल एक पहले पार्ट की बात करते हैं, कहीं कहीं पर हम सेट ऑफ प्रोग्राम भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर को हम अक्सर भूल जाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर डीबीएमएस का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। जब आप डेटाबेस की बात करते हैं, डीबीएमएस की बात जब आप करते हैं, तो आपको क्या क्या चीजें सोचनी होंगी, एक बार अपन इसको जरा जनरल व्यू लेके चलते हैं। आपके पास बहुत सारा डेटा है, मान के चले आपने कहा भाई राजस्थान में जो आधार के यूजर्स हैं इन सबका डेटा है, करोड़ों यूजर्स हैं, बहुत बड़ा डेटाबेस होगा। अब क्या क्या चीजें हम लेके चलेंगे? हम कहेंगे भाई आपने को इसके अंदर रखना क्या क्या है, पहले तो हम ये तय करें। हमने कहा साहब नाम रखेंगे, पिताजी का नाम रखेंगे, डेट ऑफ बर्थ रखेंगे, एज रखेंगे, एड्रेस रखेंगे, बायोमेट्रिक रखना पड़ेगा, आइरिश रखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें रखनी है। एक तो ये तय हो गया। तो भाई हमने ये तो तय कर लिया कि हमारे बहुत सारा डेटा हमें चाहिए। इसके बाद अब जरूरत क्या क्या पड़ेगी? कोई कहेगा भैया जरा आधार ऑथेंटिकेट करो, तो ओटीपी आएगा, उससे आधार वेरीफाई होगा। कोई कहेगा भाई मुझे अपना एड्रेस चेंज करना है, कोई कहेगा मुझे मोबाइल चेंज करना है, इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। सेट ऑफ प्रोग्राम चाहिए। अब ये जो तमाम डेटा आपने कहा है, डेटा रखा कैसे जाएगा? आपने कहा सर ऐसे करो एक टेबल बना दो, टेबल में पहली लाइन में राजेश जी का डेटा आ गया, दूसरी में सुरेश जी का डेटा आ गया, तीसरी में, ये भी एक तरीका हो सकता है। या जो हम पढ़ते हैं अपने बीटेक एमसीए बीसीए के अंदर कि भाई वहां पर एक लिंक लिस्ट बना दें, या हम एक ग्राफ बना दें, या ट्री बना पढ़ते हैं ना अपन वहां पर। तो वो जो तमाम चीजें हैं वो भी तो डेटाबेस मैनेजमेंट का ही पार्ट है कि एक्चुअली हाउ द डेटा इज बीइंग मैनेज्ड,
how the data will be kept in the database. That is also part of your DBMS. तो हम जब DBMS की बात करते हैं तो हम 3 लेयर आर्किटेक्चर की बात करते हैं। 3 लेयर आर्किटेक्चर, सबसे पहला जो है वो हम कहते हैं भाई फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर, 3 लेयर आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं। सबसे पहला हमने कहा फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर से हमारा मतलब है डेटा कैसे रखा जाएगा, बी ट्री, बी प्लस ट्री वगैरह वगैरह, अपन तमाम चीजें पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरी जो बात है कंसेप्चुअल लेयर। कंसेप्चुअल लेयर या लॉजिकल लेयर जिसे आप कहते हैं, या लॉजिकल लेयर। क्या डेटा रखना है, क्या डेटा रखना है, वो कहां तय करेंगे अपन, लॉजिकल लेयर, कंसेप्चुअल लेयर। आप सोच के देखिए, आपने आधार का डेटा रख लिया, अब कल को आपके पास एक क्वेरी आई कि भाई मुझे अमुक आदमी की, एक्स आदमी की हाइट मालूम करनी है, तो क्या आप आधार के डेटाबेस से कर पाएंगे क्या? हाइट तो स्टोरी नहीं किया, नहीं किया ना। या आप कहें कि भाई मोबाइल नंबर चाहिए, हो सकता है मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है, रखा ही नहीं सामने वाले ने। ठीक है। या आपने कहा साहब मुझे इसका पासपोर्ट नंबर चाहिए, पैन नंबर चाहिए, निकाल सकते हैं क्या आप आधार से? आधार के डेटाबेस से तो नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि लॉजिकल लेयर पे आप क्या तय करते हैं कि क्या डेटा रखना है। ये आपको, ये अपने आप में सोचने का एक बहुत बड़ा रिसर्च होता है जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं कि व्हाट डेटा इज टू बी स्टोर्ड। ऐसा ना हो जाए कि कोई काम का डेटा रह जाए या हम बेकार की फालतू चीजों को रख लें। ठीक बात है। आप देखते हैं ना पेपर्स में कई बार आप आता है भाई कि वो अंगूठा प्रॉपर मैच नहीं कर रहा है, तो वो सारी उंगलियों को पहले ही करवा लेते हैं। ठीक है, अंगूठा खराब हो गया, दूसरी उंगली लगाओ, तीसरी उंगली लगाओ। हाँ, कुछ ना कुछ तो मैच करेगा, कुछ ना कुछ तो मैच करेगा। मैंने सुना 250 रुपए में आजकल अंगूठे बनते हैं। बताया था कि हाँ आगे की लेयर बन जाती है। हाँ, बताया ना किसी ने, मुझे बताया। हाँ, बायोमेट्रिक के लिए 250 रुपए में वो बना लेते हैं। तो क्या डेटा रखना है, ये लॉजिकल लेयर। ठीक है। आपको क्या चाहिए, वो एक अलग लेयर होती है जिसे आप कहते हैं व्यू लेयर। व्यू, आप क्या देखना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। ठीक है भाइयों बहनों, डीबीएमएस की स्टडी का मतलब ये तीनों चीजों की स्टडी। मैं आपको केवल अभी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। डीबीएमएस की स्टडी का मतलब है ये तीनों चीजों को पढ़ना, ये डीबीएमएस है, इसके अलावा कुछ भी डीबीएमएस नहीं है। आपने अपने एमसीए, बीटेक, बीसीए में जब डीबीएमएस पढ़ा तो याद कीजिए, आपकी जो भी किताब रही होगी, जो भी आपने काम में ली होगी, उस किताब के अंदर लास्ट में कुछ चैप्टर्स थे, बी ट्री, बी प्लस ट्री, हैश टेबल, है ना, कभी समझ में नहीं आए थे अपने, वो अपने क्या थे सर, फिजिकल लेयर। वो अपने क्या थे, फिजिकल लेयर। इसके बाद में फिर आप जब पढ़ते थे तो आप कहते थे भाई फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉर्मलाइजेशन वगैरह, वो फालतू फालतू चीजें है ना, रट के जाते थे, वो सब क्या था, लॉजिकल लेयर। वो सब क्या था, लॉजिकल लेयर। फिर जब आप पढ़ते थे तो आप कहते थे भाई अब एसक्यूएल क्वेरी सेलेक्ट और स्टार फ्रॉम ईएमपी, वो क्या हो गया, टोटल जो डीबीएमएस है, दैट डीबीएमएस इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल दीज 3 लेयर्स। ये डीबीएमएस है। ठीक बात है सर। आपके सिलेबस के अंदर ये पूरा पार्ट है। आपके सिलेबस के अंदर फिजिकल लेयर भी है, लॉजिकल लेयर भी है और व्यू लेयर भी है। तो आपके सिलेबस में आप चॉइस पे नहीं छोड़ सकते।
डीबीएमएस को आपको पूरा ही उठाना पड़ेगा। 2 बुक्स पहले मैंने आपको बताई थी, या तो आप कोर्स रेफर कर सकते हैं या एलमासरी रेफर कर सकते हैं। नवाते एलमासरी दोनों अच्छी बुक्स हैं। आप चाहे तो कोई सी बुक रेफर कर लीजिए, आप चाहे तो ऑनलाइन तो खैर मिल ही जाएगी, राइट सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ नहीं मिलेगी सर? जी। टॉम फटक वगैरह पे नहीं मिलेगी क्या? क्यों नहीं मिलेगी? सब जगह मिल जाती कोर्स तो। सबसे नहीं कोर्ट नहीं, वो एलमासी मिल जाएगी। मिल जाएगी। रमेश वाली की मिल जाएगी। सर राजेश सर बोल रहे हैं आप बड़े लाइब्रेरी से ले जाऊंगा। मैं नेक्स्ट डे कैसे पढ़ाऊंगा? सनी रोल हो रहा है। मैं ये तो- गलत समझ लिया सर। चलिए अब अपन बात करते हैं डीबीएमएस किसे कहेंगे। आपके पास ये तमाम चीजें तो आपने रख ली, लेकिन कब आप ये कहेंगे कि डीबीएमएस है या नहीं है? डीबीएमएस में कौन से ऐसे फीचर्स होने चाहिए? फीचर्स ऑफ डीबीएमएस कब आप ये मानेंगे कि हाँ साहब ये डीबीएमएस है, कब आप ये मानेंगे कि नहीं साहब ये डीबीएमएस नहीं? मीनिंगफुल डेटा होगा, अरेंज्ड डेटा होगा, जिसकी आपने अरेंज डेटा अपने ऑफिस के अंदर बहुत सोच समझ के तरीके से रख लिया। आपके कई आप देखेंगे ऑफिस में काफ़ी स्टाफ ऐसा है जो डेटा को बहुत अच्छी तरह मैनेज करके रखते हैं। उनसे आप कोई भी चीज़ मांगो तुरंत निकाल के दे देंगे, है ना। तो केवल एक मीनिंगफुल और अरेंजमेंट नहीं, एक डीबीएमएस होना, प्रॉपर डीबीएमएस होना, उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है क्वेरी एबिलिटी। क्वेरी एबिलिटी, प्रश्न पूछने की क्षमता। प्रश्न पूछने की क्षमता। आपने आधार का बहुत बड़ा डेटाबेस रख दिया और अब आप उसमें से डेटा निकाल नहीं सके, तो उसका मतलब क्या रहा? कोई मतलब नहीं है। तो हमारा डीबीएमएस ऐसा हो कि हम उससे क्वेरी पूछ सकें, क्वेरी कर सकें, whatever as per your requirement। ठीक है ना। तो पहली जो रिक्वायरमेंट हमारे डीबीएमएस के अंदर आती है वो है क्वेरी एबिलिटी, प्रश्न पूछने की क्षमता। दूसरा आपके पास हो गया बैकअप एंड रेप्लिकेशन। बैकअप एंड रेप्लिकेशन, बैकअप एंड प्रतिकृति। बैकअप एंड रेप्लिकेशन। बैकअप की फैसिलिटी होनी चाहिए, रेप्लिका बनाने की फैसिलिटी होनी चाहिए। आप बैंक के अंदर गए, आपने बैंक में अभी कोई ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, पता चला किसी वजह से बैंक का सर्वर डंप हो गया, सभी का लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो बैंक वाले क्या करके रखेंगे? उसकी लगातार बैकअप लेके रखेंगे कि भाई हर एक घंटे में बैकअप ले लिया, हर दिन बैकअप ले लिया। लेकिन अब फिर इसमें घपला है। आपने कहा भाई हमारे यहाँ तो हर एक मिनट का बैकअप होता है, लेकिन उस एक मिनट के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुए उनका क्या होगा? एक मिनट में तो सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा बैंक को। तो उस केस में क्या होगा भाई? जो भी ट्रांजैक्शन हो वो एक से ज्यादा जगह पर रखा जाए, मतलब पूरे डेटाबेस की कॉपी अलग अलग जगह पर रखी जाए। और पूरे डेटाबेस की उस कॉपी को हम क्या कहते हैं? रेप्लिका कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं, प्रतिकृति कहते हैं। आपने 50 रुपए निकाले तो भी वो 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह जहां वो कह रहे हैं वहां जाके एंट्री हो रही है। आपने 10,000 रुपए जमा करवाए तो भी वो सब जगह पर जाकर एंट्री हो रही है। तो रेप्लिका जो हमारे पास होती है बेसिकली डेटाबेस की इमेज बनाना, पूरे डेटाबेस की कॉपी बनाकर रखी जाती है, पूरे डेटाबेस की कॉपी बनाकर रखी जाती है, ताकि किसी भी एडवर्स केस के अंदर, अनवांटेड सिचुएशंस के अंदर हमें हर एक पॉइंट ऑफ टाइम का एग्जैक्ट डेटा मिल जाए। ठीक बात है? क्लियर यहाँ तक?
फिर आपके पास आता है रूल्स एनफोर्समेंट। रूल्स एनफोर्समेंट। रूल्स एनफोर्समेंट की फैसिलिटीज होनी चाहिए। आपके पास इस तरीके की फैसिलिटी होनी चाहिए कि रूल्स को प्रॉपर तरीके से एनफोर्स किया जा सके। आपने कहा था बैंक बैलेंस किसी भी कीमत पर 5,000 से कम नहीं होना चाहिए। अगर सपोज रूल्स में नहीं है, अगर सपोज हमारे डीबीएमएस में हमने मैनेज नहीं किया, क्या होगा सर? कभी हमारे अकाउंट में 6,000 रुपए, हमने 3,000 निकाल लिए, 3,000 रह गए। अब किसी की नजर पड़ेगी तब देखा जाएगा, किसी की नजर पड़ेगी तब देखा जाएगा, तब तक दोबारा डाल देंगे, देख लेंगे। शायद पहले ऐसा ही कुछ हुआ करता होगा। अब क्या होगा? अब अगर आपका जैसे ही 6,000 में से आपने 3,000 निकाले, आपके पैसे तो बाद में कटे, पहले बैंक ने अपने 150 रुपए काट लिए। पेनल्टी। वो क्या है? रूल्स एनफोर्समेंट। कि रूल्स एनफोर्समेंट की फैसिलिटी होनी चाहिए। रूल्स एनफोर्समेंट की फैसिलिटी होनी चाहिए डेटाबेस के अंदर, डीबीएमएस के अंदर, तभी हम उसको प्रॉपर डीबीएमएस मानेंगे। ठीक बात है साहब? सबसे पहला हमने कहा क्वेरी एबिलिटी होनी चाहिए, हम क्वेरी पूछ सके, वो आपके पास इस तरीके के प्रोविजंस होने चाहिए। दूसरा हमने कहा बैकअप एंड रेप्लिकेशन होना चाहिए, बैकअप रेप्लिकेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। आपका बहुत अच्छा डेटाबेस है लेकिन बैकअप नहीं ले सकते तो कोई मतलब नहीं निकला। केवल बैकअप से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी, कुछ इतने इंपॉर्टेंट डेटाबेस होंगे कि हर एक इवेंट की हमें मल्टीपल कॉपीज रखनी पड़ेगी। आपने अगर 1,000 रुपए निकाले तो उसकी भी मल्टीपल कॉपी होगी, आपने 10,000 जमा करवाए तो उसकी भी मल्टीपल कॉपी होंगी, तो मल्टीपल कॉपीज आपको रखनी पड़ेगी, जिसको कि हमने रेप्लिकेशंस का रेप्लिकाज कहा है। ठीक है। तीसरी बात जो हम कर रहे हैं, रूल्स एनफोर्समेंट की फैसिलिटी आपके डीबीएमएस के अंदर होनी चाहिए। आपके डीबीएमएस के अंदर रूल्स एनफोर्स करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। बताए सर, यहां तक कोई घपला? नो घपला? चले आगे। इसके बाद आपके पास आता है सिक्योरिटी। सर ये ब्लॉकचेन भी इसी का ही पार्ट है क्या डीबीएमएस का? उसमें भी जैसे कॉपीज जाती है। देखिए बेसिकली ये जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज है डेटाबेस का यूज करेंगे ये यूज इनका कर रही है डीबीएमएस का। काफी सारी चीजों का, जिसमें डीबीएमएस भी एक है, काफी सारी चीजों का जिसमें डीबीएमएस भी है, डीबीएमएस भी है, डेटा स्ट्रक्चर भी है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, फोटोग्राफी भी है, बहुत सारी चीजें। बिग डेटाबेस में है। हाँ जी, बिग डेटा जो आजकल चल रही है सब जगह पर डेटाबेस काम में लिया जा रहा है। बिग डेटा वगैरह जो आप काम में ले रहे हैं, बेसिकली अभी जो अपन पढ़ रहे हैं ये अपन पढ़ रहे हैं जहाँ पर कि डेटा को हम एक प्रॉपर तरीके से अरेंज कर रहे हैं। अगर हम कहें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है तो बिग डेटा हो गया। डेटा कैसे भी हो सकता है, आप जरा सोचिए ना, ट्विटर, फेसबुक आपकी जो है किस तरीके का डेटा रखते हैं। क्या ये डेटा एक टेबल में रख सकते हैं जो वहां रखा जा रहा है? नहीं पॉसिबल नहीं। टोटली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो जहां पर आप अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करते हैं तो आप बिग डेटा की बात करते हैं। आफ्टर ऑल काम में तो आपके वही डेटा डेटाबेस ठीक है ना। उसका मैनेज करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, उसकी फिजिकल लेयर पे काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कंसेप्चुअल लेयर का अलग हो सकता है, लेकिन वास्तव में दैट इज इट। सिक्योरिटी सिक्योरिटी आपका अकाउंट है सेक्रेटरीट ब्रांच के अंदर एसबीआई में, आप प्रताप नगर ब्रांच में गए कि भाई इसमें मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दो। वो कहेंगे देखो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो बता सकते हैं चेंज करना है तो आपकी ब्रांच पे जाइए। क्या है? सिक्योरिटी। अलग अलग लेवल की सिक्योरिटी मेंटेन की जा सकती है डेटाबेस के अंदर।
अलग अलग तरीके से आपको एक रो को सिक्योर करना है, आपको कॉलम को सिक्योर करना है, आपको किसी पर्टिकुलर डेटा को सिक्योर करना है, सबके लिए अलग अलग आपको सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल देना है। ये तमाम चीजें आपकी पॉसिबल कैसे होंगी? सिक्योरिटी से। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें बहुत अच्छे सिक्योरिटी के फीचर्स अवेलेबल करवाता है। अब इसी को जरा सोच के देखिए कि हम इसको किसी वर्ड फाइल के अंदर रख लें और उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दें। अब जैसे ही पासवर्ड एंटर करेंगे पूरी फाइल ओपन, और आप ये कहेंगे नहीं साहब इस फाइल में जैसे 10 कॉलम की मेरी टेबल है, इसमें से ये 2 तो फला को दिखे, ये 3 फला को दिखे, ये 4 फला को दिखे, तो ये सब कैसे पॉसिबल है? डीबीएमएस के अंदर आप इस डेटा के अंदर ये कर सकें, ये ना कर सकें, अलग अलग तरीके का जो एक्सेस मैनेजमेंट है वो आपको डीबीएमएस प्रोवाइड कर रहा है, वो आप जनरल नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिक्योरिटी का एक अच्छा यहां पर हमारे पास ऑप्शन है जो कि डीबीएमएस के अंदर सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि डेटा जो हमारे पास है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल चीज है आज की तारीख में। आप बीच बीच में नहीं देखते अपना डेटा ब्रीच जब होता है, वे डेटा लीक हो गया, भले ही आधार वाला डेटा भी बीच में ऐसा सुनने में आया था कुछ लीक हुआ है। तो ये तमाम जो चीजें आपकी होती है, क्योंकि डेटाबेस आज की तारीख में सबसे ज्यादा महंगी और इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, इसके बाद आपके पास आती है चेंजेस एंड एक्सेस लॉगिंग। एंड एक्सेस लॉगिंग। चेंजेस एंड एक्सेस लॉगिंग। चेंजेस एंड एक्सेस लॉगिंग से मतलब है डेटाबेस के ऊपर जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं, जो भी एक्सेस आप ले रहे हैं, उसका लॉग मेंटेन होना चाहिए। जरा सोच के देखिए, आप एटीएम पे गए, 10,000 रुपये निकाल लिए और 2 दिन बाद एक एफआईआर कर दी कि मैंने पैसे नहीं निकाले, किसी और ने निकाल लिए। बताइए क्या ऐसा होगा? क्या वो क्या करेंगे उसी वक्त? वो देखेंगे अच्छा पैसे कब निकले थे, दोपहर में 1:30 बजे, फिक्स 1:30 बजे एटीएम फला एटीएम से पैसा निकला है, फिक्स 1:30 बजे फला एटीएम के सीसीटीवी कैमराज, वहां पता चल जाएगा कि आप जा रहे हैं फर्स्ट क्लास पैसे लेके बाहर दोस्तों के साथ गपशप मारते हुए निकल गए। हाँ जी, रास्ते में गिर गया वो भी पता लग जाएगा सर। तो ये जो आपकी चीजें हैं क्यों कैसे आपकी ट्रैक हो पा रही है? क्योंकि सारा जो भी चेंजेस है डेटा का, जो भी आप एक्सेस कर रहे हैं, उन सब का लॉग मेंटेन हो रहा है। तो लॉग मेंटेन होना जरूरी है। अगर हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं भाई जो भी चेंजेस है उसका लॉग मेंटेन होना चाहिए। ठीक है सर। इसके बाद आप बात कर सकते हैं ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन। ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन स्वतः अनुकूलन। जैसे ही प्रोग्रामर का नोटिफिकेशन आया, आप सारे लोग गूगल पे खुल के बैठे, बेस्ट बुक ऑफ जावा, बेस्ट बुक फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ जावा, बेस्ट कोचिंग सर लॉजिक, बेस्ट बुक। तो बेस्ट
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर नेटवर्किंग। शुरू में जब आपने देखा, पहली बार जिसने हिट किया तो ठीक है, फिर दोबारा, तीसरा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे जैसे ही आप लिखने लगोगे बेस्ट, तो नीचे लिस्ट आ जाएगी, जी सर। समझ जाएगा अपने आप क्या है। वो अपने आप समझ जाएगा, बहुत इंटेलिजेंट है गूगल, है ना। ये सब क्या है? ऑप्टिमाइजेशन। ये सब क्या? ऑप्टिमाइजेशन। वो समझ गया कि भैया आजकल इसका ट्रेंड चल रहा है, तो हमें एक वैकेंसी आई है अभी, ठीक है। तो जैसे ही आप जो लास्ट के जो सर्च कीवर्ड्स हैं, सर्च करने वाले जो वर्ड्स हैं, वो ऑटोमेटिक दिखा देंगे। इसी तरीके से डेटाबेसेज के अंदर, ये तो एक एग्जांपल हमने इसलिए लिया क्योंकि ये हम डेली फेस करते हैं। ऐसा ही एग्जांपल आप डेटाबेस के अंदर बात कर सकते हैं। अगर किसी डेटा को बार बार एक्सेस किया जा रहा है, तो डेटाबेस क्या करेगा? उसकी इंडेक्सिंग मेंटेन कर लेगा, ठीक है ना। डेटाबेस क्या करेगा? उसकी इंडेक्स मेंटेन करके रख लेगा। उस डेटा को हो सकता है कैश में रख ले। अगर एक डेटा को आप बार बार एक्सेस कर रहे हैं, तो उसको कैश में मेंटेन करके रख लिया जाएगा, ठीक बात है। तो ये जो फीचर है, ये डीबीएमएस के अंदर होना चाहिए, ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन। ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन का फीचर डेटाबेस के अंदर होना चाहिए, ठीक बात है सर, राइट। एक अपन बात करते हैं मेटा डेटा रिपोजिटरी। जी, मेटा डेटा रिपोजिटरी। मेटा डेटा से हमारा मतलब है डेटा अबाउट डेटा। ये अपन पढ़ते हैं, डेटा के बारे में तमाम जानकारी डेटाबेस खुद मेंटेन करके रखता है। आपने एक टेबल बनाई, इस टेबल में आपने सपोज 500 लोगों का रिकॉर्ड रख दिया। अब डेटाबेस ये खुद मेंटेन करके रखेगा कि भैया टेबल है, टेबल का नाम ये है और इसमें इतने रिकॉर्ड है। वो डेटाबेस अलग से मेंटेन करके रखेगा। उसकी टेबल हो सकता है आपको नहीं दिख रही हो, लेकिन डेटाबेस खुद मेंटेन करके रखता है। समझ रहे हैं आप? तो ये आपके पास जो है उसे आप कहते हैं मेटा डेटा रिपोजिटरी, कि भाई डेटा के बारे में डेटा को स्टोर करके रखना। डेटा के बारे में डेटा को स्टोर करके रखना, ये कौन रख रहा है? आपका डीबीएमएस रख रहा है, राइट सर। यहां तक कोई घपला? क्लियर 100%? चलिए एक बार हल्का सा रिवाइज कर लें। बहुत सारी चीजें पढ़ ली अपन ने। हमने कहा भी डीबीएमएस क्या है। डीबीएमएस हमने कहा कि बेसिकली 3 चीजें हैं जिनके कॉम्बिनेशन को हमने डीबीएमएस माना है। पहली चीज जो हमारे पास थी वो हमने कहा डेटाबेस है, दूसरा हमने कहा सेट ऑफ प्रोग्राम है, और तीसरा हमने कहा डेटा स्ट्रक्चर। हमने कहा इन तीनों चीजों को मिलाकर हम डीबीएमएस बोल रहे हैं। किसी भी एक चीज को हटाने पर डीबीएमएस हमारा कंप्लीट नहीं है। अब डीबीएमएस के क्या फीचर्स हैं, कौन सी चीजें हैं जो कि डीबीएमएस के अंदर होनी चाहिए। अगर हम कहें कि हमारे एक्स कोई डेटाबेस है, डीबीएमएस है, तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने बात की भाई क्वेरी एबिलिटी होनी चाहिए, हम उससे क्वेश्चंस पूछ सकें, इस तरीके की फैसिलिटी डीबीएमएस के अंदर होनी चाहिए। क्वेरी एबिलिटी बहुत जरूरी है। दूसरा फिर हमने कहा बैकअप और रेप्लिकेशन की फैसिलिटीज होनी चाहिए, रूल्स एनफोर्समेंट की फैसिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा हमने कहा सिक्योरिटी का ऑप्शन होना चाहिए, चेंजेज और एक्सेस लॉगिंग का फैसिलिटी होनी चाहिए। हमने कहा ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए और मेटा डेटा रिपोजिटरी होनी चाहिए। बस इतना सही पड़ा है। यहाँ तक कोई घपला? नो घपला। अभी तक अपन ने यही बात की। देखिए ये जो अपन ने बात की कि डेटाबेस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये चीजें हैं आपकी एक नॉन टेक्निकल टर्म्स में। अगर हम टेक्निकल टर्म्स की जब बात करेंगे तो हम लेटर ऑन डिटेल में पढ़ेंगे। ईएफ कोड साहब ने 1970s के अंदर एक कुछ रूल्स दिए थे, कोड के 12 रूल्स जिन्हें कहते हैं कि भाई हर डीबीएमएस के लिए इन चीजों को फॉलो करना मैंडेटरी है।
ठीक है ना, वो कोड रूल्स अपन बाद में पढ़ेंगे। ये तो केवल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि हम डीबीएमएस किसे कहें, हम किसे कहें कि भाई ये डीबीएमएस है और ये नहीं है, वो बात अपन ने अभी की है, राइट। एक हमारे पास आता है डीबीएमएस वर्सेज फाइल सिस्टम। डीबीएमएस वर्सेज फाइल सिस्टम। आप कहेंगे भाई जो काम हम डीबीएमएस में कर रहे हैं, हाँ पापा, ठीक है, अठारह की। चलिए, बेसिकली ये जो बात है ये है कि आप कहें कि भाई जो काम डीबीएमएस में हम करते हैं वो तो हम हमारे एमएस वर्ड में ही कर लेंगे या हमारे नोटपैड में ही कर लेंगे, फिर क्या फर्क है, क्यों हम डीबीएमएस काम में लें? तो जो पहला यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दैट इज डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। रिडंडेंसी से हमारा मतलब है कि एक ही डेटा को बार बार लिखना, और इनकंसिस्टेंसी से हमारा मतलब है असंगतता। कोई अपन एग्जांपल से समझते हैं, वैसे तो ये अंग्रेजी के वर्ड है बड़े बड़े। सपोज आपके बैंक में अकाउंट्स है, आपने कहा साहब आपका एक सेविंग अकाउंट है, एक आरडी अकाउंट है, एक आपकी एफडी भी है, आपने कार लोन भी ले रखा है। 4 अलग अलग तरीके के अकाउंट हो गए। सपोज आपने कहा एक सेविंग अकाउंट है, उस सेविंग अकाउंट की पहले लेजर्स आपने देखे थे ना, बड़े बड़े लेजर्स बैंक में रहते थे, उसमें आपने सेविंग अकाउंट वाले में आपका एड्रेस लिख लिया। फिर जब लोन वाले बुक निकाली, लोन वाले में आपके लोन की डिटेल लिख ली। फिर एफडी वाली निकाली, एफडी की डिटेल लिख ली। यही होता था पहले, बार बार रिपीट होता था। एक ही डेटा एक से ज्यादा जगह पर है, एक ही बंदे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कई अलग अलग जगह पर रखी हुई है, दैट इज रिडंडेंसी। और इससे जो दूसरी समस्या आ गई वो क्या हुआ कि सपोज आपने आपका मोबाइल नंबर चेंज करवाया, सब जगह चेंज कर एक जगह आपने चेंज किया और बाकी भूल गए।
अब आपके एक आदमी का 2 अलग अलग मोबाइल नंबर रह गए। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है भूल जाएंगे ना भाई। बैंक अंकल के पास तो डेली ऐसे हजारों लोग आते हैं, उनको ध्यान थोड़ी रहेगा कि मैंने इनका अकाउंट नंबर इसमें चेंज किया इसमें नहीं किया। तो डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, डेटा इनकंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा। अगर मैं फाइल सिस्टम के साथ काम कर रहा हूं, फाइल सिस्टम के साथ काम करने से मतलब है अगर मैं नोटपैड के अंदर डेटा रख रहा हूं, अगर मैं एमएस वर्ड के अंदर डेटा रख रहा हूं, अगर मैं वर्ड पैड में डेटा रख रहा हूं, तो डेटा रिडंडेंसी होगी। एंड बिकॉज ऑफ डेटा रिडंडेंसी डेटा इनकंसिस्टेंसी भी होगी। अगर रिडंडेंसी नहीं होगी तो इनकंसिस्टेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी चीज को अगर मैं किसी डीबीएमएस के अंदर मेंटेन करता तो मेरे भले 5 अकाउंट हैं और एड्रेस मैंने एक जगह रख दिया या मोबाइल नंबर मैंने एक जगह रख दिया, बाकी सभी उसी को रेफर कर रहे हैं। ये चीजें पॉसिबल है किसके अंदर, डीबीएमएस के अंदर। फाइल सिस्टम के अंदर डेटा रिडंडेंसी होती है और बिकॉज ऑफ रिडंडेंसी इनकंसिस्टेंसी होती है। ठीक बात है साहब। चलिए, डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। Accessing data. Difficulty in accessing data. डेटा को एक्सेस करने में डिफिकल्टी होती है जब अपन फाइल सिस्टम के अंदर काम कर रहे होते हैं। अपन तो एग्जाम्पल ही देख लेते हैं बैंक वाले। आप देखिए, पहले जब आप कभी बैंक में गए होंगे, हो सकता है आप लोगों का तो सब एक ही उम्र के हैं, मेरे जैसे बुढ़े लोग जब जाते थे तो वो बहुत बड़ा लेजर निकालते थे, आपके अकाउंट नंबर से इसे मैच करते थे। फिर अगर वो गलत लेजर आ गया तो उस लेजर को, बहुत बड़ा होता था, काफ़ी बल्कि होता था, फिर दूसरा लेजर की वो निकालते थे, फिर उसमें से चेक करते थे, उसमें एंट्री करते थे, तब वो आगे बढ़ता था। एक तरीका। दूसरा तरीका, आजकल आपने चेक दिया, यही है, इतना सही तो है। क्या फर्क पड़ा? पहले जब हम डेटा को एक्सेस कर रहे थे तो डेटा एक्सेस बहुत टफ जॉब हो रहा था, बहुत टाइम टेकिंग भी हो रहा था, तब भी हो रहा था, गलती होने के चांसेस भी ज्यादा थे। ऐसे कई बार होता था। मेरे फादर बैंक में थे, तो जब मार्च का टाइम होता था तो वो पूरी रात केवल वो बैलेंस मिलाते रहते थे। कभी क्या हुआ, कहीं पर 2 रुपए कम हो गया, कहीं पर 2 रुपए ज्यादा हो गया, वो 2 रुपए के चक्कर में उनकी कई रात निकल जाती थी, क्योंकि वो सारा कुछ मैनुअल होता था। डेटा को मैनुअली एक्सेस करना होता था तो गलतियां होती थी। ठीक है, तो एक्सेसिंग आसान हो जाती है जब हम डीबीएमएस के साथ काम करते हैं। फाइल सिस्टम के साथ काम करने पर डेटा एक्सेस मुश्किल होता है, प्रॉपरली आप डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते, या ये एक टीडीएस जॉब होता है आपके लिए। ठीक बात है साहब। तीसरी बात है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, डेटा की विश्वसनीयता। डेटा की विश्वसनीयता रहती है अगर मैं डीबीएमएस के साथ काम कर रहा हूं तो। अगर सिंपल फाइल के साथ जब आप काम कर रहे हैं तो आपकी गलती होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। जब गलती होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे तो इंटीग्रिटी प्रॉब्लम वहीं से चालू हो जाएगी। यहां पर चूंकि गलती होने के चांस कम है, इसलिए हमारी बेटर इंटीग्रिटी अपने को मिल रही है। इंटीग्रिटी से सीधा सा मतलब डेटा कितना विश्वसनीय है, कम से कम छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं होंगी। ठीक है, तो ज्यादा बेटर इंटीग्रिटी अपने को मिलती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। ठीक बात है सर। सर रिलायबिलिटी और इंटीग्रिटी मतलब सेम है? ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, सिक्योरिटी,
फाइल सिस्टम के अंदर बहुत अच्छी सिक्योरिटी आप मेंटेन नहीं कर सकते। फाइल सिस्टम के अंदर बहुत अच्छी सिक्योरिटी आप मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है सर। थोड़ी देर पहले भी अपन एग्जांपल ले रहे थे कि अगर हम डीबीएमएस के साथ काम कर रहे हैं तो अलग अलग लेवल की सिक्योरिटी हम मेंटेन कर सकते हैं। फाइल सिस्टम के अंदर आप डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट टाइप से एक्सेस को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज। concurrent access anomalies। एक साथ एक से ज्यादा लोग जब डेटा को एक्सेस करेंगे तो क्या होने वाला है? देखिए अगर सपोज एग्जांपल लेके चले, जितेंद्र वैष्णव की धर्मपत्नी को इनके ऊपर भरोसा नहीं है बिल्कुल। 1 तारीख को सैलरी आती है तो बिल्कुल फिक्स दोपहर में 12 बजते ही एक एटीएम कार्ड लेके पहुंच जाती है। जब सैलरी आते से उस पहले मैं निकाल लूंगी, इनका भरोसा नहीं, उड़ा देंगे। उधर जितेंद्र वैसा को पता है कि फिक्स 12 बजे में पैसे निकल जाएंगे। ऐसे एक एटीएम कार्ड लेके वो अपने दूसरे एटीएम मशीन पर खड़े हुए, यस 1 2 3 कार्ड इंसर्ट किया, दोनों को बैलेंस दिखाया 51,530 रुपए, दोनों ने 50,000 निकाला, हो गया कपला। अंदर पार्टी 3 दिन के बाद जैसे ही पता चलेगा गड़बड़ हुई। अगर यही काम डीबीएमएस के अंदर होगा तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। वो क्या करेंगे कि आपको जब बैलेंस दिखाया वहां तक तो ठीक था, लेकिन जब आप विड्रॉ कर रहे होंगे तब वो एक को रोक देगा, रुक जा भैया पहले इसको निकालने दे, और उसके बाद फिर बैलेंस चेक करेगा। अच्छा पागल बना रहा है, नहीं निकाल पाएंगे। इसे हम कह रहे हैं कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज। एक साथ अगर किसी डेटा को एक्सेस करते हैं तो उसमें जो विसंगति आती है डीबीएमएस पे, उस विसंगति के चांसेस नहीं के बराबर है। जबकि आप फाइल के साथ जब काम कर रहे होंगे तो कंकरेंट एक्सेस में एक से अधिक लोग अगर एक साथ यूज में लेंगे तो उसमें विसंगति होने के चांसेस रहेंगे। ठीक बात है साहब। तो कंकरेंट एक्सेस को डीबीएमएस के अंदर हम बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। याद कीजिए आपने जब डीबीएमएस पढ़ा था, 2 फेज लॉकिंग वगैरह जो आप पढ़ते थे ना, वो सब यही तो था। 2 फेज लॉकिंग, टाइम स्टैम्प, ऐसे 4-5 मेथड्स हम लोग पढ़ते थे, है ना। ये बेसिकली क्या थे? वो सब कंकरेंट एक्सेस एनोमलीज को दूर करने के तरीके थे कि किस तरीके से हम यूजर्स को कंकरेंटली एक्सेस करवा सकते हैं डेटाबेस को। ठीक बात है सर। चलिए यहीं तक रखें आज। आपने पका दिया, वरना आपको आपने पकाने चालू कर दिया। बाकी लोग कम से कम शुरू में पकाते नहीं, फालतू बातें करते रहते हैं।